नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड के रिवीजन सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी जी की पुस्तक है तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इस क्रम में अब तक हमने 21 अध्यायों का यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज रिविज़न कर लिया है या उन पर चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में सिंगल लाइनर पुस्तक के अध्याय 22, जिसका नाम है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 6 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। तो यानी मानव गतिविधियों से संबंधित यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सिटू संरक्षण विधि से किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क का जो कुल क्षेत्रफल है तो 5006.76 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का क्या है 9.36% है। यानी राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है हमारा उसका लगभग यहाँ पर 9.5% जो भाग है तो वह क्या है राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत है। इसके बाद सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय पार्क है तो इसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह एशिया का भी पहला उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में होती है, यानी भारत के स्वतंत्र होने से पहले हो जाती है। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है ब्रिटिश काल में, और भारत के स्वतंत्रता के समय इसे नेशनल पार्क का नाम दिया गया। तो भारत की जब यहाँ पर आज़ादी मिलती है तो उसके बाद इसका नाम नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको रखा गया। तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा। फिर 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। इसकी बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य के 2 जिलों में पड़ता है। कौन से हैं, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में 312.76 वर्ग किलोमीटर में है और नैनीताल में क्या है 208.8 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसका प्रवेश द्वार क्या है नैनीताल के ढिकाला में है, और कॉर्बेट उद्यान के मध्य क्या है पाटलीदून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। तो 2 जिलों में विस्तृत है। प्रवेश द्वार ढिकाला में है, पाटलीदून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी इस उद्यान से होकर बहती है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 को यह भारत का पहला क्या है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 1973 को। साथ ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया। कब किया गया, अप्रैल 2012 में। 500 मीटर का जो दायरा है राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर में। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया और इसमें 118 सदस्य थे। तो 2013 में क्या किया गया, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई जिसमें 118 सदस्य थे। राज्य में जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं उद्यानों में तो उसमें सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं और फिर तीसरा फूलों की घाटी में आते हैं। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। तो पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर भी कहाँ बनाया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। तो यहीं पर इस उद्यान में पहली बार महिलाओं को भी गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद हमारा दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका नाम है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 472 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और इसके मध्य टॉस नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो 472 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, उत्तरकाशी जनपद में है, और टॉस नदी यहाँ से होकर बहती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, 1991 में की गई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, और इस उद्यान का जो नामकरण है स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर यहाँ पर हर की दून घाटी है, रूई शियारा झील यहाँ पर है, और साथ ही यहाँ पर ओशका एवं तालुका में वन विश्राम गृह भी बने हुए हैं। इसके बाद तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चमोली जिले में है। 6 नवंबर 1982 को यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। इसका प्राचीन नाम क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। 624 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। 624 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। और इसको 1988 में यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर घोषित किया 1988 में। और साथ ही नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डब्ल्यू गार्डन था 1883 में। इसके बाद चौथा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण का केदारखंड जो भाग है, तो उसमें क्या कहा गया है? नंदन कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में इसे अलका कहा गया है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदन कानन और कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में क्या कहा है? अलका नाम से संबोधित किया गया है। फूलों की घाटी जिले में, चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके मध्य क्या बहती है? पुष्पावती नदी भी यहाँ से बहकर जाती है। तो नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य है, 3600 मीटर की लगभग ऊंचाई पर स्थित है और पुष्पावती नदी यहाँ से होकर गुजरती है। इसका क्षेत्रफल 27.50 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और राज्य का यह क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो महत्वपूर्ण दोनों तिथियाँ 1982 में राष्ट्रीय उद्यान यह बना और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर इसे घोषित किया। इस घाटी में फूल खिलने का जो समय है तो जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ पर फूल खिलते हैं। इसकी खोज 1931 में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्माइथ, उनके द्वारा यहाँ पर की गई, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया इस प्रकार की कोई घाटी है। और स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की थी और साथ ही अपने साथ पुष्पों के 250 किस्म के बीज यहाँ से लेकर गए थे। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी वर्ड्सवर्थ था। तो उनके साथ कौन था? वर्ड्सवर्थ। और 1939 में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी माइग्रेट लेक यहाँ पर इस घाटी में आती हैं। और एक दिन क्या है? चट्टान से उनका पैर फिसल जाता है, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1939 में। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम भी हैं भ्यूंडार, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइथ घाटी। अमेला या नटग्रास, जिसका पॉलीगोनम भी नाम है, तो यहाँ पर जो एक खरपतवार होती है, तो इसका विस्तार लगातार बढ़ने से यार घाटी में यहाँ पर जो फूलों की किस्में हैं तो उनके लिए यह विनाशक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम कुल उनकी बात करें और स्थापना, क्षेत्रफल और जनपद देखें कहाँ पर स्थित हैं चार्ट में, तो सबसे पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में स्थापना, 520.82 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कौन से जिलों में है? पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में यह विस्तृत है। दूसरा हमारा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 1991 में 472 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में स्थापना होती है, 624 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कहाँ पर है? चमोली में है। इसके बाद चौथा है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में स्थापना होती है, 27.50 वर्ग किलोमीटर में, चमोली में है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, 1983 में स्थापना, 820.42 वर्ग किलोमीटर में और 3 जिलों में विस्तृत है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। उसके बाद हमारा अंतिम है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 1989 में स्थापित होता है, 2390 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और उत्तरकाशी जनपद में है और यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसके बाद हम 5वें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा हमने अभी पढ़ा, तो यह कहाँ पर है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 3 जिलों में विस्तृत है। और राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण जो केंद्र था मोतीचूर वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना 1935 में देहरादून में होती है। हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 में एवं पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में होती है। 1983 में इन जो यहाँ पर मोतीचूर, चीला और राजाजी विहार को मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। तो ये जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र थे और वन्यजीव विहार थे, तो इनको यहाँ पर एक साथ मिलाकर 1983 में इस उद्यान की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 820.42
वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 3 जनपदों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य जी, तो उनके नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2015 में राजाजी को देश का 48वां व राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो देश का यह 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, इससे पहले जिम कॉर्बेट था, अप्रैल 2015 में। इसके बाद हमारा अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1989 में, और उत्तरकाशी जिले में इसकी स्थापना होती है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और सबसे छोटा हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? भैरव घाटी में। गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम यानी पथिक का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश परमिट को यहाँ पर सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 से एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? पथिक रखा गया। तो उसको ऑनलाइन परमिट यहाँ पर पर्यटकों को दिए जाते हैं। अब इसके बाद उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य व बिहार। उत्तराखंड में क्या है? 7 हमारे वन्य जीव विहार हैं, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 2 विश्व धरोहर और 1 हमारे रामसर क्षेत्र साइट है। तो उत्तराखंड के 7 वन्य जीव विहारों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2683.73 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। वन्य जीव विहारों में जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि से होता है, और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में यहाँ पर क्या है? कुछ छूट दी जाती है, जैसे घास काटने, लकड़ी चूने आदि की यहाँ पर थोड़ा छूट प्रदान की जाती है। मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोविंद वन्य जीव विहार राज्य का पहला वन्य जीव विहार है, जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना के तहत 1990-91 के तहत यहाँ प्रतिबंधित है। स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91। गोविंद वन्य जीव विहार वन्य जीव अभयारण्य टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में है, जिसमें जाने के लिए सांकरी तालुका ओशला और हर की दोन ट्रैक एक क्या है? लोकप्रिय ट्रैक है। यह कहाँ पर है? गोविंद वन्य जीव अभयारण्य उत्तरकाशी में। तो राज्य के प्रमुख वन्य जीव विहारों की बात करें, उनकी स्थापना और जनपद और क्षेत्रफल देखते हैं। तो सबसे पहला है गोविंद वन्य जीव विहार, 1955 में स्थापना, और राज्य का सबसे पहला यह वन्य जीव विहार भी है। 485.9 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। दूसरा केदारनाथ वन्य जीव विहार है, 1972 में स्थापना होती है, 975.20 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, रुद्रप्रयाग और चमोली में है। इसके बाद अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में 599.93 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। चौथा है सोना नदी वन्य जीव विहार, 1987 में स्थापना होती है, 301 वर्ग किलोमीटर में, और कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है सोना वन्य जीव विहार। बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में स्थापना होती है, 47 वर्ग किलोमीटर में, और कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। मसूरी वन्य जीव विहार 1993 में और 10.82 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मसूरी देहरादून में स्थित है। नंदौर वन्य जीव विहार 2012 में 269.95 वर्ग किलोमीटर में, और यह 2 जनपदों में विस्तृत है, नैनीताल और चंपावत में। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? केदारनाथ वन्य जीव विहार है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार है। गोविंद वन्य जीव विहार स्नो लेपर्ड और दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो स्नो लेपर्ड और दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए गोविंद वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है। मसूरी वन्य जीव विहार का पुराना नाम क्या था? बिनोक माउंट कोयल के नाम से यह जो विहार है यह प्रसिद्ध था, और इस वन्य जीव विहार में मुख्य रूप से वन्य जीव प्राणी के पहाड़ी बटेर है। अब इसके बाद आसन वेटलैंड आरक्षित की बात करें, तो ईरान के रामसर शहर में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वेटलैंड्स हैं, तो इनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है, और भारत इसमें 1982 में शामिल होता है। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां यह क्या है? रामसर साइट घोषित होती है 2020 में, जो कि देहरादून के यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन 14 अगस्त 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित यह जो क्षेत्र है, तो यह क्या है? चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4
हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और इन जलाशयों में क्या है, साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। तो साइबेरियन पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित हैं, जिसमें पहला हमारा आसन हो गया, 2005 में इसकी स्थापना 444.4 वर्ग हेक्टेयर में देहरादून में है। दूसरा है हमारा झिलमिल झील आरक्षित है, तो झिलमिल ताल या झील आरक्षित है, 2005 में इसकी स्थापना होती है, 3783.5 वर्ग हेक्टेयर में हरिद्वार में है। तो आसन कहाँ है, देहरादून में, और झिलमिल हरिद्वार में। सीतावनी संरक्षण आरक्षित है, 2012 में स्थापना, नैनीताल में है, 5824.7 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। और चौथा हमारा है अंतिम, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, 2015 में इसकी स्थापना होती है, 21,224.5 वर्ग हेक्टेयर में है, नैनीताल में है, और यहाँ पर 600 पक्षी प्रजातियों का यहाँ पर निवास स्थल है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, स्थापना 2012 में, क्षेत्रफल 5824.76 वर्ग हेक्टेयर, स्थित का है, नैनीताल में है। टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया, दिसंबर 2012 में। पहले इसका नाम क्या था, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित था, लेकिन जिसे जनवरी 2024 में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है, जनवरी 2024 में। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर भी है और साथ ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना 1995 में, और स्थिति का है, नैनीताल में है। क्षेत्रफल कितना है, 4.693 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, लेपर्ड, जंगली बिल्ली, भेड़िया, काला भालू, तिब्बती भेड़िया आदि जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, स्थापना कब होती है, 1988 में, क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर में है, और कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर 3 जनपदों में यह नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, जिसमें फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में संकटग्रस्त वन्य जीवों की बात करें तो माउंटेन क्वेल, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू और उद बिलाऊ आदि यहाँ पर क्या है, राज्य में संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर बुरांस रेडोडेंड्रॉन उद्यान, तो उत्तराखंड में बुरांस उद्यान वन विभाग अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ के मुनस्यारी गांव में विकसित किया गया है। इसमें रोडोडेंड्रॉन की 35 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। यह उद्यान हिमालयी क्षेत्रों और देश में अपने तरह का पहला उद्यान है। तो पहला बुरांस उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। दूसरा, बाघ गणना 2022 की बात करें तो बाघों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। 1972 में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना हुई थी। कब हुई, 1972 में। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी, 560 है, और देश में 3167 हो चुकी है देश में। भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कहाँ है, मध्य प्रदेश है, 785 जो प्रथम है। दूसरा कर्नाटक है 563, और तीसरा हमारा उत्तराखंड है 560। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2018 से 22 में देखी गई, जिसमें 118 ये सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जो कि पौड़ी और नैनीताल में है। इसके बाद हिम तेंदुआ गणना 2022 की बात करें तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई। कब हुई, 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना। और 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुआ गणना की आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या कितने, 121 है। 3000 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों में ये रहते हैं। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की बात करें तो देश का यहाँ पर पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लंका भैरव घाटी में बनाया जाएगा, जो कि 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह केंद्र क्या होगा, सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत यहाँ पर बनाया जाएगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भैरव घाटी लंका क्षेत्र में उत्तरकाशी में बनाया जाएगा 2800 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर हिम तेंदुओं से संबंधित संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्नो लेपर्ड गणना 2023-24 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार क्या है, स्नो लेपर्ड की कुल संख्या कितनी है, 718 यहाँ पर आंकलित है, जो कि सर्वाधिक स्नो लेपर्ड है लद्दाख में है 477,
और दूसरे स्थान पर हमारा उत्तराखंड है 124। तो पहले स्थान पर कौन है? लद्दाख और दूसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया फूलों की घाटी को? 2005 में। और 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया है। 7 दिसंबर 2017 कुंभ मेला, 2005 में फूलों की घाटी को। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को विश्व के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया, 2 अक्टूबर 2009। इसके बाद देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र, जिसे 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को ने स्वीकृति प्रदान की और इसकी आधारशिला भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में रखी गई। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया। राज्य में वन्य जीव से संबंधित परियोजनाओं की बात करें तो कस्तूरी मृग परियोजना, इसकी शुरुआत 1970 से होती है। कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व परियोजना 1 नवंबर 1973 को प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया। हाथी परियोजना 1992 से शुरू होती है। हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित किया गया। कब किया गया? 2002 में। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में की गई। टाइगर वॉच योजना 1991-92 में है, टाइगर वॉच योजना। और महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1974 में की गई। कहाँ पर? बागेश्वर में। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें कुछ अन्य, तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ है? मुनस्यारी में है। दूसरा फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में है। प्रथम मांस गार्डन खुरपाताल नैनीताल में है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा गांव चमोली में है। सबसे बड़ा कैक्टस पार्क ये देहरादून जू में है। सुरभि वाटिका या सुगंध व एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? लाल कुआं हल्द्वानी में है। राज्य का प्रथम मगरमच्छ पार्क काकरा, तो ये उधम सिंह नगर में है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर पार्क हैं जो कि हाल ही में स्थापित किए गए हैं। तो ये था हमारा अध्याय 22 उत्तराखंड में प्रमुख यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य व अन्य तथ्य। तो इसके साथ इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।